औरंगाबाद में हाल ही में एक दिशा समिति की मीटिंग हुई। ये दिशा समिति का काम यह है कि वक्तन फ़ौक्तन मरकज़ी हुकूमत से मिलने वाली सहूलतें, स्कीमात का फ़ायदा आवाम तक पहुंच रहा है या नहीं। जैसे मिसाल के तौर पर पंतप्रधान आवास योजना यानी गरीबों को घर बना कर देने वाली स्कीम। अब यहां तो कोई काम हुआ ही नहीं, एक मकान तामीर हुआ और ना ही किसी गरीब को मकान मिला। अब इस कमेटी के जो मेंबरान हैं वो मिनिस्टर भी हैं इस इलाके के, सेंट्रल मिनिस्टर हैं, एमपी हैं, एमएलएज हैं, एमएलसी हैं। काम तो शायद कुछ ना था, इसलिए क्यों ना गपशप कर लड़ा ली जाए। और यूं ही बातें चलती रहीं। अब चूंकि सियासतदान चार एक जगह जमा हो तो वो बात करेंगे तो सियासत पर ही, और चूंकि सामने पार्लियामेंट के इलेक्शन खड़े हैं तो तस्करा तो पार्लियामेंट के इलेक्शन पर होगा ही। तो बातें चलती हैं, लेकिन बातों बातों में कभी कभी सच्चाई भी इन लोगों के जबान पर आ जाती है। यहां पर श्री राव साहब दानवे, मरकजी वजीर रेलवे, ये भी मौजूद थे। और सामने ही औरंगाबाद के एमपी एमआईएम के जनाब इम्तियाज जलील भी तशरीफ फरमा थे। बात चली इलेक्शन की तो राव साहब दानवे का कहना यह था कि यहां से बीजेपी ही कामयाब होगी। तो किसी ने सवाल किया कैसे, तो कहने लगे कि यहां पर हम इम्तियाज जलील यानी एमआईएम के उम्मीदवार को खड़ा करेंगे और वही उनकी जीत की वजह बनेगी। सामने बात हुई, यह भी पूछा गया कि भाई बीजेपी और एमआईएम क्या माना कि दोनों एक दूसरे की सपोर्ट पर इलेक्शन लड़ेंगे। तो कहने लगे कि तुम क्या जानते हो, हमारी एक अलग सी दोस्ती है। दोस्ती म्हणजे आमची दुसरी दोस्ती आहे की भागवत कराड असो का भाजपचा कोणी उमेदवार असो, त्याला निवडण्यासाठी आम्हाला इम्तियाज जलीलला उभं करावंच लागतं. भारतीय जनता पार्टी पहिल्यापेक्षा जास्त मतांनी निवडणार. जलील साहेब राहिले आता रे, आमची दोस्ती आहे रे. एकमेकाच्या गळ्यात पडतो, काही आमची मैत्री आहे का नाही. धावून गेले होते, धावून म्हणजे असं गळ्यात पडतं तुम्ही धावून म्हणता. गेले अनेक वर्ष त्यांनी सोबत काम केलंय आणि आता ही आमची फुटफाट झाल्यानंतर बऱ्याच दिवसानंतर एकत्र भेटल्या होते. एक वेळेच्या गळ्यात पडले तुमच्या चित्र काही झालं तर 2024 भारतीय जनता पार्टी पहिल्यापेक्षा जास्त मतांनी निवडणार. दिलीप साहेब राहिले रे, आमची दोस्ती आहे रे. पुन्हा येतील, पुन्हा येतील, आम्ही पुन्हा येतो. इथे तर भागवत कराड इच्छा व्यक्त करतायत. इथं तर भागवत कराड इच्छा व्यक्त करतायत. अरे चुकीचं काय, बिना इच्छेचं तिकीट भेटत असतं. तू पण करशील इच्छा, कोण नाही म्हणलं, हे सोडून दे. तुमची दोस्ती तुटून जाईल ना. कोणाची? तुमच्या दोघांचा हातातला हात निसटून जाईल. जाईल. दोस्ती म्हणजे आमची दुसरी दोस्ती आहे. नाही की भागवत कराड असो का भाजपचा कोणी उमेदवार असो, त्याला निवडण्यासाठी आम्हाला इम्तियाज जलीलला उभं करावंच लागतं. नाहीतर कर्नाटक होईल म्हणा. क्या ये कुछ सोचने पर मजबूर नहीं करती है? क्या सिर्फ मजाक और दिल्लगी थी ये? क्या इसके पीछे छुपी सच्चाई थी? क्या ये सच साबित करने की कोशिश की गई कि एमआईएम बीजेपी की बी टीम है,
कितनी मिसालें थी इस तरह की। आप जानते हैं पार्लियामेंट में एक मेंबर पार्लियामेंट है जिसका नाम साक्षी महाराज है। यूपी में प्रेस वालों ने इनसे पूछा तो उन्होंने क्या जवाब दिया। पहले तो आप सभी को पता है कि साक्षी महाराज यानी वो एमपी जिसने मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब बात चलती है एमआईएम की, असदुद्दीन अवैसी की, तो वो दिल खोल कर दुआएं देते हैं कि अवैसी को अल्लाह ताकत दे, अल्लाह उनको हिम्मत दे। वो बिहार में इलेक्शन लड़ चुके, अब वो यूपी भी आएंगे। तो क्या ये बातें कुछ सोचने पर मजबूर नहीं करती हैं? मेहरबानी, उनको भगवान ताकत दे, ऊपर वाला खुदा उनका साथ दे। उन्होंने बिहार में भी हमारा सहयोग किया था, यूपी में भी करेंगे और बाद में पश्चिम बंगाल में भी करेंगे। एक दूसरी तरफ आइए आप, एक एक्स एमएलए हैं गुजरात के यतीन ओझा। यतीन ओझा का कहना यह है कि जिस वक्त बिहार के इलेक्शन चल रहे थे, सामने थे, उस वक्त मैंने अकबर अवैसी और अमित शाह की मुलाकात रात के 3 बजे अहमदाबाद में अमित शाह के घर पर करवाई थी। और उसमें क्या क्या तय हुआ था, डील तो हर हिसाब से हो गई। बाद में शर्त यह रखी गई कि अवैसी साहब को का काम यह है कि वहां पर मुस्लिम अक्सरियत इलाकों में अपने उम्मीदवार खड़े करें और जहरीली तकरीरें करें। और एक बात का याद रखें कि जो आप तकरीर वहां करेंगे वो करेंगे आप, लेकिन लिखेंगे हम। ये बात दिल्ली के चीफ मिनिस्टर केजरीवाल तक भी पहुंची। उन्होंने भी हैरत का इजहार किया। मैं અરવિંદજીને લખ્યું છે, એ મીટિંગમાં એવું નક્કી થયું કે હવે એ લોકો સમન્વયથી કામ કરશે। જેટલા બને એવા યોગ્ય સમયે ભારત વિરોધી કહી શકાય એવા કે હિન્દુ વિરોધી કહી શકાય એવા અમિત શાહ નક્કી કરે એ પ્રમાણે ઓવીએસી સાહેબ સ્ટેટમેન્ટ કરશે અને પછી ભાજપ એની હિન્દુ લાઈન લઈને એને કાઉન્ટર કરશે, એને ના પાડશે, એનો વિરોધ કરશે। પણ એ નક્કી તો બે જોડે જ કરશે કે ઓવીએસીએ શું બોલવાનું। અને મને બરાબર યાદ છે, ચર્ચા એ થતી હતી કે બિહારનો જે છેલ્લો ચરણ છે એ આખો મુસ્લિમ બેલ્ટ છે અને ત્યાં લાલુ નીતિશનું સ્ટીમ રોલર ફરી શકે તેમ છે। માટે જો એને કાઉન્ટર કરવું હોય ત્યારે એમની ગણિત એવું હતું કે બંને પાર્ટી 120 ઉપર જઈ રહી છે। ક્યાં તો કદાચ એ લોકોનું ગણિત એવું હતું કે ભાજપ 130 ઉપર છે, પણ 130 એ બોર્ડર લાઈન થાય એટલે ઓવીએસીજીની મદદ મળે અને 5-10 સીટો જો આ ગઠબંધનની, એને કદાચ મારા ખ્યાલથી મહાગઠબંધન કહેતા હતા ને, મહાગઠબંધનની ઓછી થાય તો ભાજપને ફાયદો થાય। આવી રણનીતિ અમિત શાહ અને ઓવીએસીએ જોડે બેસીને બનાવી છે। સપ્ટેમ્બર મહિનો હતો અને સપ્ટેમ્બર મહિનામાં ગયા વર્ષના આ દેશ વિરોધી સ્ટેટમેન્ટ લાગે એવું અને કાયદાકીય જાળમાં ઓવીએસી ના ફસાય તેવી રીતે અને કટ્ટરતાથી પ્રો મુસ્લિમ કે એન્ટી હિન્દુ સ્ટેટમેન્ટ કરવું જેનો લાભ સીધો ભાજપને મળે। આ પ્રકારની નીતિ ઘડાઈ હતી અને બિહારમાં તો સિમ્પલ લડવાની જ નીતિ હતી કે ઓવીએસી સાહેબ લડે, ઇસ્લામ વિશે પ્રચાર કરે અને એ પોતે જ એક સાચા અલ્લાહના બંદા છે, બીજા કોઈને તો કોઈ અલ્લાહ સાથે લેવા દેવા નથી એવી એક ભૂમિકા તૈયાર થાય અને મુસલમાનોને ભડકાવાય કે ઓવીએસી એક જ તમારા नेता છે જેથી લાલુ નીતિશને નુકસાન થાય। मैं इतनी बातें हम रख चुके, एमआईएम से ताल्लुक रखने वाले लाजमी बात है कि हमारी बातों से चिढ़ते होंगे, लेकिन आपसे गुजारिश है
अल्लाह आपको मुसलमानों को तरक्की की राह पर ले जाने वाला बनाए। लेकिन जो बातें मैंने कही हैं वह मिट्टी नहीं है। आप गूगल पर जाइए और ये तीनों जो बातें हमने की हैं इसकी तहकीक कीजिए। अगर इसमें कुछ भी गलत है तो हम सजावार हैं।